हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। कानपुर यूनिवर्सिटी की तो डेट आ चुकी है। 13 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है और जो फिलॉसफी है ये आपका पहला सब्जेक्ट है और इसका 13 तारीख को आपका पेपर भी होना है। ठीक है, दर्शन क्या है आज हम इसको समझेंगे। बाकी आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, चाहे आप लखनऊ से हो, प्रयागराज से हो, MGKVP के विद्यार्थी हो या JNU बलिया के, जहाँ से भी आप देख रहे हो, फिलॉसफी में आप सभी का ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, दर्शन क्या है इसका अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, सिद्धांत समझेंगे। पेपर फर्स्ट की क्लास 3 है और जो कानपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, मैं आपको बता दूं कि आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा। तो यानी कि लॉन्ग है आपका 15 नंबर का, शॉर्ट है 5 नंबर का। यदि कानपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस दर्शन को ठीक से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए उनके 20 नंबर यहीं से पक्के हो जाते हैं इसी क्लास से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने एजुकेशन को समझा था कि शिक्षा क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के अभिकरण समझे थे और आज हम लोग समझेंगे कि दर्शन क्या है। ठीक है, और आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो आप फटाफट इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको कंप्लीट चारों पेपर के नोट्स PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली उसके 15 से 20 नंबर आज पक्के होने वाले हैं। चलिए, बाकी इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कानपुर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम है 13 तारीख को। दर्शन है क्या, समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए, दर्शन है क्या। देखिए, मानव एक चिंतनशील प्राणी है। कैसा प्राणी है? मानव एक चिंतनशील प्राणी है जो चिंतन करता रहता है और सोचने समझने वाला जीव। चिंतन का मतलब सोचने समझने की प्रक्रिया, यानी कि वो सोचने समझने वाला जीव है। और मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है, क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है? सोच विचार पर आधारित होता है। वो हर समय कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है, सोच विचार करता रहता है। इसीलिए उसको कहा गया है कि मानव जीवन खुद एक दर्शन है। ओके, संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है। कौन? संसार का प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो, उसके अंदर चिंतन प्रक्रिया तो चलती रहती है, सोच विचार तो चलता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है। प्रकृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ उसके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, वह उन सबको ऑब्जर्व करता है और उनको अनुभव करता है। आए बस समझ में, हर व्यक्ति, कोई भी हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति और जीवन में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको अनुभव करता है और फिर इन अनुभवों पर चिंतन मनन करता है, सोचता है, समझता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्या प्रक्रिया है। इन सब चीजों को वो ऑब्जर्व करता है और उसके बाद वो किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचता है ना। तो इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वो अपने विश्वास, आदर्श और धारणाओं का निर्माण करता है। किसके आधार पर? इन नतीजों के आधार पर ही। मतलब अगर हम कहें तो मनुष्य जीवन के अनुभवों से सीख करके ही सोचता है और फिर अपने विचार, विश्वास और आदर्श बनाता है। ठीक है, जब इंसान जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, जैसे हैप्पीनेस क्या है, सैडनेस दुख क्या है, सफलता क्या है, असफलता क्या है, अच्छे बुरे लोगों से मिलता है, सही गलत घटनाएं उसके आसपास होती हैं, तो वो उन पर सोचता है और एक नतीजा निकालता है। क्या निकालता है? एक नतीजा निकालता है, निष्कर्ष निकालता है, वो उनसे सीखता है और फिर इन्हीं सीखी हुई बातों के आधार पर वो क्या करता है? धारणाओं का निर्माण करता है। सर, ये धारणाएं क्या होती हैं? देखिए, अब जैसे मैं यही, जैसे क्या कहता है कि वो अपने विश्वास बनाता है। विश्वास मतलब उसे क्या सही लगता है, क्या गलत। जैसे मेहनत करने से सफलता मिलती है तो उसने विश्वास बना लिया कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से सफलता मिलती है। आदर्श बनाता है। आदर्श मतलब जैसे वो जीवन में किस तरह जीना चाहता है। जैसे मुझे ईमानदार बनकर जीना है, ये उसका आदर्श है कि मुझे ईमानदार बनकर जीना है। मैं अपने आसपास व्यक्तियों को देख रहा हूं कि जो ईमानदार हैं वो अच्छे लोग हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, मुझे भी ईमानदार बनकर के जीना है। ये उसने आदर्श बना लिया। धारणाओं का निर्माण, धारणाएं यानी कि दुनिया, लोगों और जीवन के बारे में उसकी अपनी राय। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है,
तो उसकी धारणा वो बना लेता है। इंसान अपने अनुभव से सीखकर अपनी सोच, अपने नियम, अपने जीवन के तरीके तय करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं इसको इतना डीप इसलिए समझा रहा हूं ताकि, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। क्या करता है? सत्य क्या है इसको जानने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द ट्रुथ। तो सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है, और जब हम इस दर्शन के माध्यम से उसको जान लेते हैं कि आखिर सत्य है क्या, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। ठीक है, व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता जानने का वह प्रयत्न करता है। यथार्थता मतलब कि आखिर फैक्ट है क्या, सही है क्या। ठीक है, तो दर्शन जो है वो हमारे अंदर छिपी उस इच्छा को पूरा करता है जिसमें हम सत्य को जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति जिस भी एटमॉस्फेयर में रहता है, जिस दुनिया में, समाज में, प्रकृति में, उसकी असलियत क्या है, यथार्थता मतलब उसकी असलियत है क्या, यह जानने की वो कोशिश करता है ना। अतः मनुष्य के अंदर तथ्यों को जानने की जिज्ञासा, संदेह और आत्मिक अशांति रहती है, और यह अशांति तब तक रहती है जब तक कि उसको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जिज्ञासा क्या रहती है कि चीजें कैसी हैं, क्यों होती हैं, इनके पीछे का सच क्या है ना। तो जब तक वो इन बातों को नहीं जान लेता, उसके मन में एक संदेह और बेचैनी बनी रहती है। जानने के बाद वो संतुष्टि महसूस करता है, यही तो दर्शन है। लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान मिल जाता है, संतोष, शांति मिलती है, तो ये प्रक्रिया, सत्य की खोज करना, जान करके शांत हो जाना, यही दर्शन है। आई बात समझ में? तो दर्शन वह है जो इंसान की सच को जानने की जिज्ञासा पूरी करता है और उसे ज्ञान मिलने पर संतोष प्रदान करता है, सेटिस्फैक्शन देता है, वही तो दर्शन है। आइए थोड़ा और समझते हैं कि दर्शन का अर्थ होता क्या है। चलिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु के कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लग करके हुई है। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप इस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख देंगे तो ये मान के चलिए कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन को अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ क्या होता है? सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विद्यानुराग, यानी कि ज्ञान से प्रेम, विद्या से अनुराग यानी कि प्रेम। ठीक है, और ज्ञान से प्रेम होता है। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष, ज्ञान, कर्म और भाव निहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही तो दर्शन है। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है। चलिए आगे समझते हैं अरस्तु क्या कहते हैं। देखिए, परिभाषाएं तो आपको रटनी पड़ेंगी, परिभाषाएं आपको रटनी पड़ेंगी। जैसे अरस्तु क्या कहते हैं कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप लिख देंगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। कॉम्टे कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। गांधी जी की परिभाषा ले लो, कहते हैं कि यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं, दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। ये परिभाषाएं आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि परिभाषाएं अगर आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाओं की वास्तविक खोज सम्मिलित है। इसमें प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है कि प्रकृति और ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। अब इनको हम लोग समझते हैं अलग अलग। तत्व मीमांसा जो है इसके अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या होता है? सत्य की खोज की जाती है। भाई तत्व मीमांसा का मतलब है दुनिया और जीवन के सबसे गहरे सच की खोज यही होती है। ठीक है,
तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित है। यानी कि ये ज्ञान मुख्य रूप से इन बातों से संबंधित है कि मनुष्य क्या है, ये दुनिया क्या है, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, परलोक की बात इसमें होती है, दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, अंत कैसे होगा। तो तत्वमीमांसा इन बड़े और जो मूलभूत सवाल हैं इन्हीं का तो अध्ययन करती है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व और ईश्वरी सत्ता की बात होती है, जीव और आत्मा के अस्तित्व की बात होती है, जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत क्या है, यानी कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, अंत कैसे होगा, इन सभी जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है किसमें, तत्वमीमांसा में। तो तत्वमीमांसा वो भाग है जिसमें जीवन, दुनिया, ईश्वर, आत्मा और परलोक से जुड़े गहरे प्रश्नों का आंसर खोजा जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, ज्ञान मीमांसा की बात कर लेते हैं। यह सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करता है। ज्ञान मीमांसा का मतलब है सत्य से जुड़ा हुआ ज्ञान कैसे मिलता है, इसे समझना। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी निम्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये दर्शन का वो भाग है जो ये जानने की कोशिश करता है कि हमें ज्ञान कैसे मिलता है, आखिर ज्ञान है क्या, हमारा ज्ञान सही है या गलत है, क्या हम जो देखते हैं सुनते हैं वही सच है, सच को पहचानने के तरीके क्या हैं, ज्ञाता और ज्ञेय में संबंध क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से आखिर संबंध क्या है। यानी कि ज्ञान मीमांसा ये समझाती है कि सही ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसकी रिलायबिलिटी कैसे जानी जाए कि ये सत्य है, उस पर विश्वास कैसे किया जाए। ज्ञान मीमांसा वो भाग है जो ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान कैसे मिलता है इसका अध्ययन करता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए मूल्य मीमांसा की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, मूल्य मीमांसा की बात करते हैं। देखिए, इसका संबंध जीवन की सत्यता से होता है। किससे होता है? जीवन की सत्यता। मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम उनके बारे में अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे भाई मूल्य मीमांसा का संबंध क्या है? जीवन के मूल्यों से होता है। ठीक है, और सही जीवन जीने के तरीके से इसका संबंध होता है। मूल्य वही सच होते हैं जो हमें अपने अनुभवों से महसूस होते हैं। जैसे अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सुंदरता क्या है, न्याय क्या है, सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। मतलब मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य का मूल्यांकन या आकलन भी इन्हीं मूल्यों के आधार पर करता है। अब जैसे मूल शास्त्र को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र मतलब सही तर्क और सही सोच का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सही जीवन कैसे जिएं, इस बात का अध्ययन करता है। सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता क्या है, कला क्या है, और सौंदर्य से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आप ये समझिए, आप मूल्य मीमांसा जीवन के मूल्य यानी कि अच्छाई, बुराई, सुंदरता, न्याय, कर्तव्य, इन सब चीजों का अध्ययन करती है और इसी के बेस पे जीवन को समझने में भी हेल्प करती है मूल्य मीमांसा। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए इसको आप? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दर्शन और शिक्षा का संबंध लीजिए। दर्शन का और शिक्षा का आखिर संबंध क्या है? दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, दोनों में बहुत गहरा संबंध है और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, यानी कि दर्शन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है, अर्थात क्या होता है? दर्शन विचारों को जन्म देता है। दर्शन क्या है? आप किसी चीज पर चिंतन कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई विचार आया उसको लेकर के, तो जो विचार आया, अब उस विचार पर काम कौन करेगा, कैसे होगा? जब आपको उसके बारे में एजुकेशन, आपको शिक्षा होगी, आपको ज्ञान होगा उसके बारे में, तब तो उस विचार को व्यवहार में ला पाएंगे। तो और शिक्षा उन विचारों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित करती है। क्या करती है? शिक्षा। जैसे दर्शन क्या है कि नए नए विचारों को जन्म देता है, यानी हमें सोचने के नए तरीके देता है, और एजुकेशन उन विचारों को हमारे जीवन में अप्लाई करती है, यानी उन्हें व्यवहार में लाती है, सिखाती है कि उन्हें कैसे उपयोग किया जाए। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, दर्शन कहता है कि सत्य बोलना अच्छा है, और शिक्षा हमें सिखाती है कि कैसे सत्य बोले, क्यों बोले, और जीवन में उसको कहां उपयोग करें, यह हमें शिक्षा सिखाती है। आई बात समझ में? तो दर्शन विचार बनाता है, शिक्षा उन्हें जीवन में लागू करके सार्थक बना देती है।
जॉन डीवी कहते हैं अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। चलिए, शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। ठीक है, दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है जो शिक्षा के बिना अपूर्ण और शिक्षा से पूर्णतः अभिन्न है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बहुत ध्यान से पढ़ करके जाएं। शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन परम आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय संगठन आदि को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से होता है? दर्शन के माध्यम से ही होता है। अब देखिए, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इनको समझते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। क्या है? दर्शन का काम क्या है कि शिक्षा के लक्ष्यों को तय करना, निर्धारित करना, तय करना। यानी दर्शन ये बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। मूल्य क्या होते हैं? सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, सुंदरता क्या है, ये सब चीज़ें, ये हमारे जीवन के मूल्य हैं। ठीक है, तो इनका ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों द्वारा ही होता है। दार्शनिक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। दार्शनिक क्या करते हैं? जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और शिक्षक बालकों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता प्रदान करते हैं। अब समझिए, दर्शन जीवन का लक्ष्य तय करता है, शिक्षा उस लक्ष्य को पाने की क्षमता हमें देती है। शिक्षक बच्चों को इन लक्ष्यों को हासिल करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। मतलब दर्शन बताता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और शिक्षा सिखाती है कि वो कैसे करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दर्शन और पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होते हैं, उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जिस देश में, जिस युग में, जहाँ पे जैसे शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिस युग में, जिस देश में जिस प्रकार की विचारधाराएं आदर्श होती हैं, जहाँ पे समाज की जो अपेक्षा होती है, समाज की जो आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि आगे चल करके ये बालक, ये बच्चे इस समाज की पूर्ति कर सकें, इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, उसके हिसाब से ही सिलेबस तैयार होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम पर दर्शन बहुत प्रभाव डालता है। इन प्रभावों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे आदर्शवाद क्या कहता है, अभी हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद को भी डीप में पढ़ेंगे। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति है। क्या है? शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में मानवीय विचारों और मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? विचार केंद्रित है। अब जैसे इसमें इन्होंने कहा कि जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। शाश्वत मूल्य मतलब जीवन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन के स्थायी यानी कि हमेशा रहने वाले मूल्यों को प्राप्त करना। हमेशा कौन से रहे हमारे अंदर मूल्य? सत्य हो, है ना, अच्छाई हो, सुंदरता हो, नैतिक मूल्य हो, आध्यात्मिक मूल्य हो, ऐसे मूल्यों की प्राप्ति है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में मानवीय विचार और मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाता है जिसमें अच्छे विचार हों, मानवता से जुड़े मूल्य हों, चरित्र निर्माण की बात हो, नैतिक शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व इसमें दिया जाता है। तो इस प्रकार आदर्शवाद विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? विचार केंद्रित है। मतलब बच्चे को अच्छे विचार, अच्छी सोच और नैतिक मूल्यों की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। कुल मिलाकर आदर्शवाद कहता है कि शिक्षा का काम अच्छे मूल्यों और अच्छे विचारों का डेवलपमेंट करना है, इसलिए उनका पाठ्यक्रम मूल्य केंद्रित और विचार केंद्रित होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रकृतिवाद की बात करेंगे। प्रकृतिवाद बालक के स्वाभाविक विकास पर अधिक बल देता है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना, बच्चे का क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। ठीक है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में बालक की तत्कालीन आवश्यकता यानी कि प्रेजेंट में जो भी उस समय बालक की आवश्यकता है,
रुचि है, क्षमता है, इसको आधार बनाया जाता है, उसी के आधार पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारधारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देती है कि बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके बच्चे को शिक्षा दी जाए। प्रयोजनवाद क्या कहता है समझिए। प्रयोजनवादी विचारधारा कहती है, प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, प्रयोजनवादी विचारधारा उपयोगिता, व्यावहारिकता आदि पर बल देती है। किस पर बल देती है? प्रयोजनवाद की सोच कहती है कि शिक्षा कैसी हो? उपयोगी हो और व्यावहारिक होनी चाहिए, यानी कि ऐसी चीजें सिखाई जानी चाहिए जो जीवन में काम आए, यानी जैसे बालक यहाँ पे करके सीखे, है ना, वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको हल करना सीखे, बालक अपने अनुभव से सीखे। ठीक है, ये बालक को अपने मूल्यों का स्वयं निर्माणकर्ता मानती है। प्रयोजनवाद कहता है कि बालक अपने मूल्यों का खुद निर्माता है। ठीक है, बच्चा अपने अनुभव से सीख करके अपने मूल्य खुद बनाता है, इसलिए उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो करके सीखे। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में बालक की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है, यानी कि ऐसा सिलेबस, ऐसा करिकुलम तैयार करो, वो चीजें शामिल हों जो बच्चे की आज की जरूरतों को पूरा करें, भविष्य में भी उपयोगी होनी चाहिए। बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखे, एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे, प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखे। प्रयोजनवादी विचारधारा क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल देती है, यानी कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करती है कि बच्चा करके सीखे, एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे। ओके, यहाँ पे बालक को सेंटर में रखा जाता है। आगे बढ़ता है, और बालक क्या है? बालक स्वयं निर्माण करता है, अपने मूल्यों का स्वयं निर्माण करता है, ऐसा कौन मानते हैं? प्रयोजनवाद मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यथार्थवाद की बात करते हैं। यह विचारधारा प्रत्यक्ष में विश्वास करती है। किसमें विश्वास करती है? प्रत्यक्ष में विश्वास करती है, मतलब यानी जो चीजें हम आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही सच्ची, वही महत्वपूर्ण है, बात खत्म। ये कहते हैं यथार्थवादी। ठीक है, प्रत्यक्ष में विश्वास जो हमारे सामने है। इसलिए पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिकता को स्थान दिया जाता है, मतलब पाठ्यक्रम में सिद्धांतों की जगह, थ्योरीज की जगह व्यावहारिक ज्ञान को अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है यथार्थवाद के अनुसार। अर्थात सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं, बल्कि जीवन में जो सच में काम आता है बच्चों को वही सिखाओ। इसमें बाहरी जीवन की वास्तविक क्रियाओं को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देने की बात की गई है, क्योंकि यथार्थवाद कहता है कि बच्चे को वास्तविक दुनिया से जोड़ो, वास्तविक जीवन में होने वाली एक्टिविटीज को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाओ, बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, फील्ड वर्क करके बच्चों को सिखाओ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यथार्थवाद कहता है कि शिक्षा वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। जो चीजें प्रत्यक्ष दिखती हैं, जीवन में उपयोगी होती हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, दर्शन और शिक्षण विधि की बात करते हैं। जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, यह दर्शन शास्त्र ही बताता है। शिक्षण विधियों का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। कौन करता है? शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का निर्धारण भी होता है। अब शिक्षा शास्त्र ने अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। कैसे? जैसे रूसो कहते हैं निषेधात्मक शिक्षा पद्धति। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा पद्धति की बात की है। ये कहते हैं कि बच्चों पर जबरदस्ती कुछ ना थोपा जाए, बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार सीखने का मौका दिया जाए। फ्रोबेल जो है ये क्रिया पद्धति को, यानी कि बच्चा करके सीखे। मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी कि अपने इंद्रियों, यानी कि आंख, कान, नाक, इनके माध्यम से चीजों को बच्चा टच करके, फील करके, सूंघ करके, महसूस करके सीखे। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चों को सीखने पर जोर दिया गया है। आदर्शवाद ने प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि पर बात कही है। उन्होंने कहा कि बच्चा तर्क करके, विचार करके, चर्चा के माध्यम से, डिस्कशन करके, डिबेट्स के माध्यम से सीखे। टीचर से संवाद करे बच्चा। प्रकृतिवाद कहते हैं बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखे, यानी कि प्रकृति से सीखे, अनुभव से सीखे। ठीक है, प्रयोजनवादी कहते हैं बच्चा प्रोजेक्ट या इकाई पद्धति के माध्यम सीखे। और यथार्थवादी कहते हैं निरीक्षण और खुद अनुभव करके बच्चा सीखे। अब दर्शन और अनुशासन की बात कर लेते हैं। किसी भी देश अथवा समाज की दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन के सिद्धांत निरूपित होते हैं। राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा का विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था पर जरूर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूप होते हैं। एक होता है दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन। क्या होता है दमनात्मक? देखिए, एक एक करके समझिए। दमनात्मक अनुशासन में बालकों को दंड देना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। समझिए, दमनात्मक अनुशासन क्या कहता है कि बालक को दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा।
इनके अनुसार भय, दंड, दमन के द्वारा डिसिप्लिन स्थापित किया जाना चाहिए बच्चों के अंदर। अगर डिसिप्लिन नहीं दोगे बच्चा बिगड़ जाएगा। प्रभावात्मक अनुशासन में शिक्षक को अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आकर्षक बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उसकी ओर खुद आकर्षित हो, यानी टीचर को अपना ऐसा प्रभाव, ऐसा पर्सनैलिटी बनानी चाहिए कि बालक उसको देख करके खुद डिसिप्लिन में आ जाए। और क्या होना चाहिए कि टीचर की तरफ वो अट्रैक्ट हो, टीचर से जुड़े, टीचर से कनेक्ट होने का प्रयास करे। मुक्त्यात्मक अनुशासन कहता है कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, बच्चे को फ्रीडम दो, उनके प्राकृतिक विकास में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुक्त्यात्मक का मतलब ये है बच्चे को मुक्त कर दो, फ्री छोड़ दो, फ्रीडम दो बच्चे को। ठीक है, आइए दर्शन और शिक्षक की बात कर लेते हैं। प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श अथवा दर्शन होता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधि पर शिक्षक के दर्शन की छाप होती है। उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है, जिसके अंदर बढ़िया विचार विमर्श करने की क्षमता, चिंतन मनन की क्षमता हो, वो एक अच्छा शिक्षक है। अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक सच्चा दार्शनिक होता है। दर्शन के अध्ययन से एक शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास एवं प्रभावशीलता आदि गुणों का विकास होता है। उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। शिक्षक अपने जीवन दर्शन और विचारधाराओं के आधार पर नई विचारधाराओं के आदर्शों को जन्म देता है। इस प्रकार शिक्षक भावी दर्शन की पृष्ठभूमि भी तैयार करता है। तो ये हमने समझा दर्शन और शिक्षक। अब इसके बाद ये एक नेक्स्ट चैप्टर है, शिक्षा दर्शन के कार्य क्या है। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी देर लगेगी, 10 मिनट, हम इसको कवर कर लेते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 ही पॉइंट है इसमें। आइए शिक्षा दर्शन का आखिर काम क्या है, शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे। कहता है शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। समझे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शिक्षा दर्शन, देखिए 2 शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा प्लस दर्शन। किससे मिलकर बना है? शिक्षा प्लस दर्शन से। तो शिक्षा दर्शन, ये शिक्षा दर्शन जो है ये दर्शन की वो शाखा है जिसमें हम शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और सवालों को दार्शनिक दृष्टि से समझते हैं। मतलब शिक्षा को दार्शनिक तरीके से समझना और समझाना, ये क्या है? शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में चिंतन करके, दर्शन और शिक्षा ने क्या किया? समाज की जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया, उस पाठ्यवस्तु को शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है। मतलब शिक्षा दर्शन क्या करता है? शिक्षा और समाज से जुड़ी समस्याओं पर गहराई से सोचता है और इनके सॉल्यूशंस ढूंढता है। शिक्षा के जो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हैं, उद्देश्य, उनको तय करने में मदद करता है। तो दर्शन और शिक्षा मिलकर के समाज में जो समस्याएं हैं उन पर विचार करते हैं और जो समाधान निकलता है वही शिक्षा दर्शन कहलाता है। हेंडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग, यानी शिक्षा में जो भी कठिनाइयां या सवाल हैं उन्हें दर्शन के आधार पर ही समझना, यह है शिक्षा दर्शन। और टी.ई. शील्ड्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि शिक्षा दर्शन का काम शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों और सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग करना है। मतलब शिक्षा दर्शन का काम है दर्शन के सिद्धांतों को टीचिंग प्रोसेस में अप्लाई करना, यानी दर्शन जो सच और सिद्धांत बताता है, शिक्षा उन्हें व्यवहार में उपयोग करती है, प्रयोग करती है। अब शिक्षा दर्शन के हम लोग काम समझेंगे। तो शिक्षा दर्शन समझ लिया आपने। शिक्षा दर्शन वो है जिसमें हम शिक्षा को दार्शनिक दृष्टि से समझते हैं, उसकी समस्याओं का हल ढूंढते हैं और दर्शन के सिद्धांतों को शिक्षण में लागू भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। देखिए, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करना और शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करता है। कौन? शिक्षा दर्शन। मतलब दर्शन के अलग अलग दृष्टिकोणों से यह समझना कि मनुष्य क्या है, शिक्षा का असली मतलब क्या है, वास्तविक स्वरूप समझने में सहायता करता है। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स और स्टूडेंट्स के स्वरूप की व्याख्या करना और उन्हें अपने अपने कर्तव्यों से अवगत कराना,
दर्शन के आधार पर यह बताया जाता है कि शिक्षा का काम क्या है, विद्यार्थी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दोनों की शिक्षा में आखिर भूमिका क्या है, टीचर्स का रोल क्या है, स्टूडेंट्स का रोल क्या है, उन्हें अपने अपने कर्तव्य समझाना भी किसका काम है, शिक्षा दर्शन का काम है। शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन के माध्यम से ही निकाला जाता है। मतलब शिक्षा में जो भी समस्याएं हैं उनका दार्शनिक मतलब गहरे विचार वाला समाधान शिक्षा दर्शन ही देता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मानव जीवन के स्वरूप और उसके उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब शिक्षा दर्शन बताता है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इससे जीवन को समझने का एक स्पष्ट ज्ञान हमें मिलता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष ही प्रस्तुत करता है। क्या करता है? व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, उन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। शिक्षा दर्शन ही शिक्षण शास्त्र का विकास करता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रियाओं के संपादन हेतु विधियों, प्रविधियों और सूत्रों का विकास किया जाता है। समझ रहे हो? यानी कि शिक्षा दर्शन ही ये तय करता है कि कैसे पढ़ाया जाए, कौन सी विधियां ज़्यादा उपयोगी होंगी पढ़ाने के लिए, किस सब्जेक्ट को किस टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए, कौन सी तकनीक, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। इसी से जो हमारा क्या है शिक्षण सूत्र है या शिक्षण शास्त्र है वो आगे बढ़ता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में सफल होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षक को बताता है कि उसका असली कर्तव्य है क्या, उसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मार्गदर्शन करना चाहिए, है ना। इससे शिक्षक अपना कार्य सही तरीके से कर पाता है। तो कुल मिलाकर के आपने समझा कि शिक्षा दर्शन मनुष्य, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षण विधियों और शिक्षा की समस्याओं को समझने और उनका समाधान देने वाला मार्गदर्शक है कुल मिलाकर के। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये क्लास होती है कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इनको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आपके पास अभी भी मौका है, फटाफट मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।